आज हमारे बीच में दो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार, लगभग 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव श्री अनंत विजय जी का, जो 25 बरस से ज़्यादा का अनुभव आपका है, लगभग 30 बरस का अनुभव जहाँ तक है आपका भी हो गया, 35 बरस का अनुभव संजीव पालीवाल साहब का। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि दोनों पत्रकार वरिष्ठ और अब साहित्यकार। लगभग 14 किताबें श्री अनंत विजय जी की आ चुकी हैं और श्री संजीव पालीवाल साहब की 4 किताबें हमारे बीच में हैं। तो मैं पत्रकार कहूँ या साहित्यकार कहूँ, और एक पुलिस के कर्मचारी को बिठा दिया गया है कि ये लोग जो सबसे सवाल पूछते हैं, इनसे सवाल आप पूछो। तो मुझे ये खुशनसीबी मिली है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं। सबसे पहले मैं अनंत विजय जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपकी एक किताब है बॉलीवुड सेल्फी। बॉलीवुड सेल्फी एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें 11 फिल्म नायकों पर वो लिखी गई है, और उसकी भाषा के बारे में मैं शुरुआत करूँगा। उस किताब की भाषा के बारे में वरिष्ठ आलोचक श्री नामवर सिंह जी ने लिखा है कि मैं अनंत विजय के लिखने की शैली की दाद दूंगा। इतनी अच्छी भाषा है, पारदर्शी भाषा है, और पारदर्शी भाषा होते हुए भी थोड़े से शब्दों में हर लेख अपने आप में इस तरह बांधे रखता है कि आप आलोचना को कहानी की तरह पढ़ते चले जाएं। ये निबंध नहीं लगते, बल्कि एक अच्छी दिलचस्प कहानी के रूप में है। इतनी रोचक, पठनीय और इतनी गठी हुई भाषा से ही मैंने पहली बार अनंत विजय की प्रतिभा को पहचाना। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा सर कि आपकी किताब की भाषा, बॉलीवुड की भाषा और वर्तमान में जो OTT प्लेटफॉर्म पर भाषा का प्रयोग हो रहा है, इन तीनों भाषाओं का, इन तीनों प्रयोगों में होने वाली जो भाषा प्रयोग हो रही है, इसका आंचलिक भाषाओं पर और हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आम जन की बोलचाल की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपके प्रश्न पर आऊँ इसके पहले व्यास जी ने जो परिचय दिया आपका, मैं घबरा रहा था, लेकिन मुझे संतोष इस बात तक था कि आप पुलिस अफसर रहे हैं। मैंने कहा चलो रहे हैं को झेल लेंगे हम, लेकिन आपने संशोधन करके बता दिया कि आप पुलिस अफसर हैं, तो मैं थोड़ा और संभल के बात करूंगा आपसे। और दूसरी बात, आपने ये कह दी कि पत्रकार सवाल पूछते हैं। अरे साहब, आपको तो इंट्रोगेशन की आदत होती है, वो तो आपका पेशा है, और आप लोग कैसे 3rd डिग्री लगा के इंट्रोगेशन करते हो वो हमें मालूम है, तो कृपया बख्श दीजिएगा हमें। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए निखिल जी और लिट चौक को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं इंदौर की धरती के एक बहुत बड़े साहित्यकार शरद पगारे जी की स्मृति को नमन करता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं आपकी बात पर आता हूं। मिश्रा जी, मुझे लगता है कि आंचलिक जैसी कोई भाषा नहीं होती, वो हिंदी ही है। जब हम किसी भाषा को बोली कहते हैं तो हम कहीं ना कहीं से उस भाषा को अपमानित करते हैं, और वामपंथियों ने ये खेल बहुत लंबे समय तक किया। स्वाधीनता के बाद भाषा के आधार पर देश को बांटने का, विचारधारा के आधार पर देश को बांटने का, जाति संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने का, ये खेल बहुत लंबे समय से चला। तभी ना हम देखते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, जब हम सुनते हैं गंगा जमनी तहजीब, तो कल मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गया था और संयोग से वो मुसलमान थे। उस व्यक्ति ने इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जैसे ही आप गंगा जमनी तहजीब करते हो आप बांट देते हो, गंगा इधर हो गया, जमुना इधर हो गया। तो आप, हमारी शब्दावली इस तरह की गढ़ी गई कि हम बंटवारे की ओर चले गए। लेकिन जो आप बॉलीवुड की भाषा कह रहे हैं, बॉलीवुड की भाषा उस बाजार की भाषा है, जो हमको समझ में आती है वो भाषा है। जो हमारे बॉस रहे हैं 12 वर्षों तक संजीव जी टेलीविज़न में, एक डिस्क्लेमर मैं अभी भी बता दूं, क्योंकि एक तो पुलिस वाला सवाल कर रहा है, दूसरा बॉस बगल में बैठा है, तो समझ लीजिए मैं उत्तर देने में कितना घबरा रहा हूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि उत्तर आपको मिले। ये इनकी घबराहट है, आप समझ सकते हैं। तो
मैं यही कहना चाह रहा हूं राजेश जी कि भाषा को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां इस देश में पैदा की गई और भ- हिंदी के साथ लोगों ने बहुत दुराचार किया। अब इंदौर में की बोली आप देखिए, जो बोलते हैं इंदौर में जो हिंदी बोली जाती है वो बिहार की हिंदी से अलग है, लेकिन है दोनों हिंदी, है ना। रेणु को आंचलिक कथाकार कह के उनको एक कोष्टक में बंद कर दिया गया। रेणु हिंदी के कथाकार हैं। तो दरअसल हुआ क्या, जो विचारधारा के लोग थे उनको लगा कि जितनी दुरूहता के साथ अपनी सत्ता को बचाए रखोगे वो बचेगा। जैसे फिल्मों में भी होता है ना कि बहुत घटिया फिल्म थी, मतलब समीक्षक हमारे जैसे उसको बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन वो फिल्म जनता को पसंद नहीं आती। उसी तरह भाषा जनता को पसंद नहीं आएगी, वो साहित्य की भाषा हो गई, वो सिनेमा और साहित्य की भाषा नहीं हुई। जितना आप कठिन लिखेंगे, अव्वल तो मैं कठिन किसी भाषा को मानता नहीं हूँ, शब्द परिचित और अपरिचित होते हैं। जो शब्द हमें अपरिचित लगते हैं वो उनको हम कठिन कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड की जो भाषा है उस भाषा में हमें यही देखना चाहिए कि वो मुनाफे की भाषा है, वो पैसा कमाने की भाषा है, वो ज्ञान की भाषा नहीं है। ज्ञान की भाषा और मुनाफा का जो लाभ की भाषा है उसमें अंतर होता है। वो अंतर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। और बॉलीवुड की भी अगर भाषा आप देखें तो 1952 के पहले की जो बॉलीवुड की भाषा थी और 1952 से लेकर 91 तक, 91 तक जो भाषा थी वो बिल्कुल अलग थी, और 91 के बाद जो भाषा आई वो बिल्कुल फर्क है। तो ये इसके सामाजिक भी कारण है और बॉलीवुड के जितने भी कारण होते हैं, चाहे भाषा बदलने के, तकनीक बदलने के, दृश्य बदलने के, कहानी बदलने के, सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होता है, खास तौर पर स्वाधीन भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी मैं आपके पास इसी से निकला हुआ एक सवाल लेके फिर पहुंचूंगा जो OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, और आपने इस पर किताब भी लिखी है। मैं संजीव पालीवाल साहब से थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा। संजीव पालीवाल साहब जब ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में फरीदाबाद में सड़कें छान रहे थे तो किसी बात से नाराज़ होकर के आपके पिताजी ने आपको पुलिस के हवाले कर दिया था, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो मैं वो पूरा वाकया जानना चाहूँगा ताकि आप सब लोग समझें और क्या वाकया था। और वहाँ से फिर आपने पहली जो नौकरी की शुरुआत 500 रुपये में की। दैनिक आज एक समाचार पत्र हुआ करता था, चूँकि मैं यूपी से हूँ तो मुझे मालूम है, उसमें आपने 500 रुपये की एक ट्रेनिंग की नौकरी शुरू की थी। इन दोनों वाकयों को जोड़ करके बताएंगे। वो पुलिस वाला वाकया ज़रूर मुझे जानना है कि किस बात से नाराज़ होकर पिताजी ने आपको पुलिस के हवाले किया। सर मैं इसीलिए कहता था व्यक्तिगत बातें इंटरनेट मीडिया पे नहीं लिखनी चाहिए। मेरे बारे में कुछ भी रिसर्च कर लो, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लिट चौक का और आप सब लोगों का। मेरे बारे में एक बात कही गई यहाँ पर कि मैं साहित्यकार हूँ। मैं खुद को साहित्यकार नहीं मानता, मैं कोई साहित्यकार वाहित्यकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक उपन्यासकार हूँ। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इस देश का जो युवा है उसके जो सपने हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करने वाला इंसान हूँ जो बहुत कुछ करना चाहता है। मैं बीच में रोकूंगा सर, आप साहित्यकार अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई पहला उपन्यास आपने क्राइम थ्रिलर लिखा नैना, उससे थोड़ी सी कहानी चेंज हुई, आपने पिशाच लिखा, फिर आपने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया और लिखा ये इश्क नहीं आसा। अब आप सोचिए कि कहाँ क्राइम थ्रिलर और कहाँ इश्क की बातें। उसके बाद आप मुंबई नाइट्स लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं साहित्यकार। देखिए पत्रकार क्या होता है, कहानीकार होता है, वो भी स्टोरी खोजता है। हर पत्रकार का काम क्या होता है, हमको हर रोज़ सुबह एडिट मीटिंग में बताना पड़ता है कि हम क्या स्टोरी करेंगे, आज क्या कहानी करेंगे। फ़र्क इतना होता है कि वो रियल लाइफ स्टोरी होती हैं, मैं जिसको लिख रहा हूँ वो फिक्शन है। लेकिन मेरा फिक्शन कहाँ से निकल के आ रहा है, वो भी रियल लाइफ से निकल के आ रहा है। 90% मेरी जो स्टोरी होती है वो रियल होती है, 10% मैं उसमें फिक्शन डालता हूँ क्योंकि जिसके बारे में लिख रहा हूँ उसको ख़राब ना लगे। मैं यही करता हूँ। तो मैं खुद को उपन्यासकार कहता हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे उपन्यास से किसी की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, समाज बदल जाएगा, या मैं ऐसी कोई कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस देश के लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उनकी लाइफ से, किताबों से एंटरटेनमेंट गायब हो चुका है। हर किताब
और लेखक ये कमाल करने की कोशिश करता है कि देखो मैंने कितनी महान किताब लिखी है। नहीं भाई, मैं कोई महान किताब नहीं लिख रहा। मैं वो किताब लिख रहा हूँ जैसी किताब या जैसी सीरीज़ आप OTT पर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, मैं उस टाइप की किताबें लिख रहा हूँ। वो किताबें जो मैं छोटा था मैं पढ़ा करता था, सुरेंद्र मोहन पाठक को, गुलशन नंदा को, रानू को, ओम प्रकाश शर्मा को, इन लोगों को मैं पढ़ा करता था। मेरी माँ पढ़ा करती थी शिवानी, उन्हीं से मैंने सीखा। मैं उनको पढ़ते हुए बड़ा हुआ। एक बार समझ में आया कि यार ये तो लिखना बंद कर दिया लोगों ने, कोई नई पीढ़ी के लिए लिख नहीं रहा। मेरी बेटी ने एक बार मुझसे पूछा, पापा क्या पढ़ूँ मैं? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बीवी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसने अंग्रेजी की 50 किताबें उसको बता दी। वो 16-17 साल की थी, मैं उसको क्या बताता कि बेटा हिंदी में क्या पढ़, क्योंकि मुझको ही नहीं पता था। इसलिए मैं कहता हूँ मैं साहित्यकार नहीं हूँ, क्योंकि साहित्यकार बहुत हैं। हर लेखक, हर कवि अपने को साहित्यकार मानता है, मैं वो नहीं मानता। मैं चाहता हूँ मेरी किताबें मासेस तक जाएं, आम इंसान तक जाएं। वो याद है हम लोग ट्रेन में निकलते थे, बस में निकलते थे, पहला काम होता था किताब खरीदते थे। अब वो सिलसिला खत्म हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि किताब है ही नहीं। तो बस ये सिलसिला वहाँ से। अब वो जो दूसरी कहानी जो आपने पूछी, वो कहानी बहुत ख़राब है। वो कहानी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि राजेश जी ने वो कहानी पूछ ली, हम बहुत छोटे थे। वो कहानी है 1983-84 की। आप सोचिए कितनी पुरानी कहानी है वो। तो एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का, पेपर आउट हुआ। पेपर आउट हुआ तो पेपर खरीदा गया। पेपर 100 रुपये में खरीदा गया। 3 लड़कों ने मिलके 100 रुपये इकट्ठे किए। पैसे तो थे नहीं कि पेपर आउट हुआ है, तो हुआ। अब पैसे थे नहीं तो हमने सोचा चलो आगे हम बेच देते हैं उस पेपर को। उस पेपर को हमने आगे बेच दिया, 50 रुपये में बेच दिया। हम 3 लोगों ने 100 रुपये में खरीदा था, किसी को 50 रुपये में बेच दिया। अब वो पेपर अगले दिन आया नहीं। अब आप सोचिए, पेपर आउट हुआ है, पेपर वो आया नहीं। उस ज़माने में पेपर बहुत आउट हुआ करते थे। 80s में जो लोग यूपी में रहे हैं उनको पता होगा, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 1-1 साल देर से चला करते थे और पेपर आउट हो जाता था। अब जिससे 50 रुपये ले लिए थे और पीछे हम पैसे दे चुके थे, तो जिससे हमने लिए थे वो हमसे पैसे लेने के लिए आ गया। और वो आ गया घर पे, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। पापा ने सुन लिया, पापा को पता चल गया। तो उन्होंने पूछा क्या मामला है ये? उसने बता दिया कि इसने तो पेपर खरीदा था, हमको पेपर बेचा है इसने। पापा ने उठा के ले जाके उसको भी मुझे भी दोनों कोतवाली में दे दिया कि लोगों को रात को यहीं रखो। तो ये वो किस्सा हुआ था। तो अब क्या बताना, इसमें कोई गर्व की बात तो है नहीं। खैर जो भी एग्ज़ाम था, बगैर पेपर के, पेपर तो आया नहीं, दूसरा पेपर आया था लेकिन पास हो गया था। मैं फेल नहीं हुआ था, एग्ज़ाम दे के पास हो गया। फिर ज़िंदगी भटकती रही ऐसे ही जैसे हर किसी की होती है। कोई उस दौर में पत्रकार बनना चाहता नहीं था। मेरी तमन्ना थी पत्रकार बनने की, लेकिन जैसा हुआ, क्योंकि पेपर आया नहीं, एग्ज़ाम हो गया, पापा ने कहा तुम्हें क्या करना है? मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मुझे करना क्या है। अल्टीमेटली एक दिन वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं करता क्या। मेरा एक दोस्त रहता था यहीं दिल्ली के पास, साहिबाबाद एक जगह थी, वो वहाँ एक अपट्रॉन करके एक टीवी आता था। अपट्रॉन की फैक्ट्री वहाँ हुआ करती थी, उस फैक्ट्री में काम करता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मुझे एक नौकरी चाहिए, अब रहने के लिए जगह नहीं है। तो बोला मेरे पास आ जा, मैं कुछ बात करता हूँ तेरे लिए। मैं उसके पास चला आया। 3 महीने धक्के खाए, फरीदाबाद गया। फरीदाबाद में एक फैक्ट्री होती थी उस ज़माने में, वो गीज़र बनाया करती थी। उसका नाम था आर्कटिक या अंटार्कटिका नाम का। वहाँ मैंने 2 महीने चक्कर लगाए। वहाँ एक इंसान था जिसने मुझसे अचानक जाने कहाँ मिल गया, उनसे वादा कर लिया तेरी नौकरी लगवा दूंगा। 2 महीने में चक्कर काटता रहा, मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं रोज़ फरीदाबाद जाता था, फरीदाबाद से वापस आ जाता था। अब थक गया, 3 महीने तो घर से बाहर रह लिया। दोस्त खिलाता रहा बेचारा, दोस्त ऐसा था। अल्टीमेटली कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बैग उठाया, वापस चला गया। जब वापस चला गया तो पिताजी कुछ बोले नहीं, समझ गए कि 3 महीने में निराश होकर आ गया, अब इसके बस का कुछ है नहीं। एक दिन मैं जा रहा था, मैंने एक दीवार पर लिखा देखा, शीघ्र प्रकाशित दैनिक आज। मैं वहीं रुका, फौरन उस बिल्डिंग में गया। एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में सिर्फ एक इंसान बैठा हुआ था, एक टेबल थी और उसके बराबर में अखबारों का ऐसे गट्ठर लगा हुआ था।
तो मैं सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के नॉवल बहुत पढ़ता था। सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के नॉवल जिसने भी पढ़े हैं, वो उसमें एक सीरीज़ है सुनील कुमार चक्रवर्ती सीरीज़। सुनील कुमार चक्रवर्ती जो है वो रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर है, ब्लास्ट नाम के अखबार में नौकरी करता है। राय साहब उसके एडिटर हैं। राय साहब की सेक्रेटरी है मालती। मालती के साथ वो फ्लर्ट करता है। सुनील कुमार चक्रवर्ती की ड्रॉर में ब्लैक लेबल रखी रहती है, वो जब चाहता है निकालता है उसको, वो बोलता है काला बिल्ला, ब्लैक लेबल को। मुझे लगता था यही जिंदगी सबसे अच्छी है, एक ऐसा रिपोर्टर जो ब्लैक लेबल रखता है अपनी ड्रॉर में, बॉस की सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करता है, अखबार की नौकरी सबसे अच्छी होगी। यही सोच के मैं उस बिल्डिंग में घुसा था। जब बिल्डिंग में घुसा तो मैंने पूछा संपादक जी कहाँ बैठते हैं, एडिटर, मुझे याद है मैंने पूछा एडिटर कहाँ बैठते हैं, तो साहब ऐसे बैठे हुए थे और कुछ कर रहे थे, चश्मा ऐसे था, उन्होंने ऐसे देखा, बोलिए। अब जब उन्होंने बोलिए कहा ना, मैंने कहा एडिटर से मिलना है, ऐसे ही बोला एडिटर से मिलना है। बोले बोलिए, मैं ही एडिटर हूँ। अब मैं आसमान से गिरा, मैंने कहा भाई वो राय साहब तो एसी केबिन में बैठते हैं, बड़ी चमचमाती हुई बिल्डिंग है, ये आदमी अकेले हॉल में बैठा हुआ कह रहा है मैं ही एडिटर हूँ। तो खैर मैंने कहा सर वो नौकरी चाहिए। बोले क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करते। कुछ लिखा है? बोले नहीं। कुछ छपा है? मैंने कहा नहीं। बोले कैसे कर लोगे? मैंने कहा कर लूँगा सर। बोले अच्छा आओ। सामने बैठाया, बराबर से टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया, एक पेपर दिया, एक पेन दिया, बोले ये एक स्टोरी थी, बोले लीड स्टोरी है, इसको ट्रांसलेट कर दो। खैर मैंने पूछा लीड स्टोरी क्या है, मुझे ये सब जार्गन तब पता नहीं थे, लीड स्टोरी क्या होती है। उन्होंने कहा इंट्रो ट्रांसलेट कर दो, इंट्रो भी नहीं पता था। मैंने वो ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने पता नहीं क्या देखा सर, 500 रुपये की नौकरी ऑफर कर दी। वो दिन है और आज का दिन है, 35 साल बाद मैं आपके सामने यहाँ इतने लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी। आपकी वो जो पुलिस वाली कहानी सुनाने का मेरा मकसद था तो वो ये था कि बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं जो शॉर्टकट रास्ते चुनते हैं तरक्की के, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बीच में ऐसे हर्डल्स आते हैं, इसलिए कभी कोई शॉर्टकट सफलता का है नहीं। दूसरा, वो जो सुनील चक्रवर्ती कैरेक्टर था, पहली बार तो आप धड़ाम से गिरे, उसके बाद क्या अभी उसको फॉलो करते हैं? सर पाठक साहब से तो मैं मिलता हूँ। नहीं, उसके अब तो खुद ही बॉस हो गए, अब क्या फॉलो करेंगे? सर ऑफिस में ना ब्लैक लेबल रख नहीं सकते। पाठक साहब ने झूठ बोला था, वो खामखा लिख दिया था हम अपने ऑफिस में ब्लैक लेबल रख नहीं सकते, कोई ले जा नहीं सकता किसी ऑफिस में। नहीं, इवन जब हम न्यूज़पेपर में काम करते थे, दैनिक जागरण में भी काम करते थे, तब भी नहीं रख सकते थे। थैंक यू सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा अनंत विजय सर से। आपकी एक पुस्तक आई अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक विजय की अनकही दास्तां। उस किताब के बारे में दो अलग अलग मत हैं। एक कहता है कि ये राहुल गांधी की हार पर लिखी है और दूसरा वर्ग कहता है कि ये स्मृति ईरानी की जीत पर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस किताब के लिखने के पीछे आपका मकसद क्या था, क्योंकि हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं इसमें कवि कहना चाहता है। अब कवि तो रहा नहीं जो कहना चाहता, हम अपनी तरफ से कहते हैं। क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं तो आप ये बताएं कि आपने किस उद्देश्य से लिखा था। और मैंने उस उपन्यास को, उस किताब को पढ़ा है काफ़ी, तो मैं अपने मत आपको अलग से ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, बट मैं एक बार आप दर्शकों को उससे मुखातिब कर दें सर। रजत शर्मा जी जब सवाल पूछते हैं कटघरे में तो कहते हैं ये जनता का सवाल है ना? हमेशा ही वो कहते हैं कि ये जनता, या हम लोग भी जब टीवी में थे तो किसी नेता से पूछते तो कहते थे जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, पर जानना दरअसल एंकर चाहता है। तो जो आपने दो धड़े की बात बताई वो दरअसल प्रश्न आप ही का है, धड़ा काल्पनिक है, इसीलिए दोनों एक ही बात कह रहे हैं आप। राहुल गांधी की हार और स्मृति ईरानी की जीत, दोनों तो एक ही बात है। सर बात एक ही है, लेकिन दोनों की कहानी में अंतर है। आपने चूंकि वहां काम किया है तो इसलिए आप उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर। अब वो दरअसल 16 मई 2019 की बात है। मैं टेलीविजन देख रहा था, अचानक से श्रीमान राहुल गांधी जी टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि मैं अमेठी से अपनी हार स्वीकार करता हूं और स्मृति ईरानी को शुभकामनाएं देता हूं। रिजल्ट आने में काफ़ी विलंब था, लेकिन अब वो सत्ताधारी दल के नेता
नहीं थे, लेकिन फिर भी अमेठी तो उनका था। तो मुझे लगा कि यार ये 138 साल की पार्टी, तब मान लीजिए 134 साल की पार्टी रही होगी, उस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव हार गया और कांग्रेस पार्टी का कोई भी अध्यक्ष इतने लंबे कालखंड में पद पे रहते हुए लोकसभा का चुनाव नहीं आ रहा था। राजेश जी, मैंने 10 वर्ष पूर्व राजनीति पर लिखना छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि इसको जरा परखा जाए कि ये हुआ कैसे। उसी परखने के क्रम में वो किताब आई। किसी को वो राहुल गांधी की हार पर मुझे खुशी होती कि अगर राहुल जी मुझे समय देते। मैंने बहुत प्रयास किया कि राहुल गांधी जी का समय मिले, हालांकि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों से समय लेके हमने उसको परखने का प्रयास किया। लेकिन छोड़िए राजनीति की बातें, अभी तो सिनेमा की बात करिए। अगर उस पर सिनेमा बन जाए कोई, तब फिर उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है वो राहुल जी की हार मूल कारण है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे उस किताब की नायिका स्मृति ईरानी है, क्योंकि जीत को तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। यही है सर। मतलब एक इशारा है कि इस पर फिल्म जल्दी ही आ रही है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आनंद विजय जी के लिए। और जब तक फिल्म नहीं आ जाती है इस विषय पर हम कोई चर्चा और नहीं करेंगे। चर्चा कर लीजिए, लेकिन अब तो वो चुनाव हार भी गई आके, तो थोड़ा मैंने बता दिया, थोड़ा फिल्मों पर चर्चा करेंगे तो मुझे अपने अंदर की भड़ास निकालने का मौका मिलेगा, है ना। ओटीटी का आपने इशारा किया, ओटीटी पे क्या चल रहा है इन दिनों, क्योंकि आज का जो विषय है ना, वो विषय है किताब और स्क्रीन जी। तो स्क्रीन तो ये 8 इंच का भी स्क्रीन है, और जो 70 mm हम देखते हैं वो भी स्क्रीन है। हाँ, इस 8 इंच के स्क्रीन के कारण बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी तो और बदलेंगी। तो ओटीटी पर ही आपकी किताब है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना कि उस किताब पे चर्चा करेंगे, थोड़ी बिक जाएगी किताब। संजीव जी के साथ बैठकर इतना फायदा तो उठा ही लेना चाहिए। किताब कैसे बेचा जाता है ये सीख लें थोड़ा। हाँ नहीं, किताब बेचने पे हम लोग खुद से बेहतर कैसे हो सकते हैं, इस पे चर्चा कर लें। सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भाषा इस्तेमाल हो रही है उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि भाषा कई बार होता है कि हम इस तरीके से भाषा चल रही होती है कि हम असहज हो जाते हैं कई जगह पर जहां उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती है। तो देखते क्यों हैं? नहीं, बदल देते हैं सब चैनल, लेकिन सामान्य देखिए हम नहीं देखते हैं। आज हम देख रहे हैं सर, इतनी आसानी से उपलब्ध है। जनता देख रही होगी, जनता देख रही है। हाँ, वही मैं वही कह रहा हूँ कि सर ओटीटी के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि जो शुरुआती 2-3 सीरीज बहुत हिट रहे, उसमें कुछ मानसिक रूप से दिवालिया और मानसिक रूप से विपन्न निर्देशकों ने वहाँ वो सीरीज प्रोड्यूस की, है ना, जिसमें महिलाओं को टॉपलेस दिखाना, और वहाँ अभी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और उनको लगा कि गाली गलौज करके आई बॉल्स कैच करेंगे आप। भाई साहित्यकार लोग ये कहते हैं कि समाज हमारे कृतियों में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन समाज को हम जस का तस नहीं धर देते हैं। साहित्यकार का विवेक उस समाज को एक छन्नी में छानता है, उसके बाद अपनी कृति में लेके आता है। लेकिन ओटीटी पर निर्देशक ने अपने उस विवेक की छन्नी को हटा दिया। उसको जो मिला जस का तस धर दीनी रे चदरिया। अब सेक्सुअलिटी, यौनिकता और हिंसा, और एक मुंबई डायरीज करके अभी एक सीरीज आई थी कुछ दिनों पहले, वो मुंबई की बारिश पर बनी थी। उस फिल्म में राजेश जी, गाली गलौज तो छोड़ दीजिए, गाली गलौज तो बहुत छोटी बात है, उस सीरीज में उसकी नायिका के प्रसव के दृश्य को दिखाया गया है, और प्रसव करती हुई नायिका के क्लोज जाता है कैमरा और बेबी सिजेरियन पैदा होता है, और आप समझिए वो खून, वो अतड़ियाँ, वो मतलब अजीबोगरीब बच्चा खून से सना हुआ, उसको पूरे टाइट क्लोज शॉट फ्रेम में दिखा रहे हैं। ये मानसिक विपन्नता नहीं तो और क्या है? आप किसका मनोरंजन कर रहे हो? आप क्या बेचना चाह रहे हो? आप समाज को, किसको खून देख के आह्लादित हो रहा होगा? कौन खून देख के आपके आई बॉल्स बढ़ रहे होंगे? लेकिन जब लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, विपन्न होते हैं, और खुद को एक बड़ा निर्देशक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, और हमारे एक इकोसिस्टम के लोग उनके बारे में वाह 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 करने लगते हैं,
तब ऐसी प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती हैं। मुझे लगता है कि OTT एक ऐसा अराजक मंच अभी हो गया है जो भस्मासुर है एक तरीके से, जो मनोरंजन की दुनिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, वहाँ अच्छी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। कुछ दो चार नाम लेते हैं, जैसे ही आप अच्छी चीज़ की बात करोगे तो लोग पंचायत का नाम ले लेंगे, गुल्लक का नाम ले लेंगे। तीसरा पूछो, तीसरा बताओ भाई, कोई सन्नाटा छा जाता है। एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मस्तराम सीरीज दिखाई जा रही है। बताओ किस समाज की रचना कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? जिसको आज से 50 साल पहले पीली पुस्तक में छुपा के फुटपाथ पर बेचा जाता था, उसका आप फिल्मीकरण करके उसको OTT प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो और सब्सक्रिप्शन, और उसको 60 करोड़ लोग देख भी रहे हैं। ये जो समस्या है, और मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार का ध्यान बार बार जाता है। 3-4 मंत्रियों ने, ये केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, है ना, वो सख्ती अभी तक दिखी नहीं। अभी परसों भी 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है, लेकिन जो मूल समस्या है वहां तक हम नहीं जाते हैं। एकता कपूर का जो बालाजी का प्लेटफॉर्म है उस पर चले जाइए आप, वो सारी चीजें, और उनका तर्क ये होता है, जैसे मेरा तर्क था आपसे कि आप देखना बंद क्यों नहीं कर देते। अरे बंद कैसे कर दोगे? क्या हमारा समाज उतना एजुकेटेड है? क्या हमारे किशोर, जो हमारे समाज के किशोर हैं, उनका दिमाग अभी उतना परिपक्व हो चुका? उनके लिए तो वो चीज़ें, हिंसा, यौनिकता, ये सारी चीज़ें उनके लिए कौतूहल का विषय हैं। उसी कौतूहलवश वो उस मायावी दुनिया में प्रवेश करते हैं और फिर उनके दिमाग का एक तरह से अपराधीकरण होना शुरू होता है। और मुझे लगता है कि एक पुलिस अफसर होने के नाते कहीं ना कहीं किसी मसले पर 1% केस में भी आपको इससे रूबरू होना पड़ता होगा। मैंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा सर कि आजकल एक वर्ग, हम जब अपराध को देखते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसमें अक्सर ये होता है कि वहाँ पर बलात्कार की एक घटना हुई और उस घटना के पहले ये जो आरोपी है, अपराधी है, उसने इस तरह का वीडियो देखा या उसने इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया। उसके बाद कोई मर्डर की घटना होती है, अभी एक पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया एक बच्चे ने, उसकी प्रेरणा उसको किसी सीरीज से मिली। ऐसी बहुत सी घटनाएं, अमूमन रोज 1-2 घटनाएं ऐसी हमारी। और थोड़ा 10 सेकंड समय और लूंगा, और इसमें सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं, इंटरनेट मीडिया पर ऐसी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, गार्ड को देखिए, वो वीडियो देख रहा होगा। उसकी भी मजबूरी है, 24 घंटे की ड्यूटी करता है, उसको जगना है। जगने के लिए क्या करे? तो वो वीडियो देखता है। डाटा हमारे यहाँ इतना सस्ता हो गया है, तो वो कई लेवल पर उलझा हुआ है। दरअसल ये सिर्फ मजबूरी नहीं है, एक क्या हो गया है कि वो AI के ज़माने में उन्होंने हमें रीड कर लिया है, वो हमें वही परोस रहे हैं और हमारे दिमाग को उन्होंने उसी तरीके से बना दिया है। मैं अभी बनारस गया था, बनारस एक शॉप में मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों अंदर गए, 5 लोग थे उस शॉप में बैठे हुए। हमने पूरी शॉप का 2 राउंड लगा लिया, हर आदमी मोबाइल पे बिजी था, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी सर। हम बाहर निकले, फिर वापस अंदर गए, मेरा मन नहीं माना, मैंने जाके उसके मालिक से कहा कि भाई बेचने के लिए बैठे हो या ये डेटा खर्च करने के लिए बैठे हो? सर आप तो दुकान की बात कर रहे हैं। एक दिन हमारे यहाँ 2 मेहमान आए और हम लोग 5 लोग अपने लिविंग रूम में बैठे। 10 मिनट बाद हमें एहसास हुआ कि हम 5 लोग बात नहीं करके मोबाइल देख रहे हैं, हमारे मेहमान भी और हम भी। तो इसमें ये तो अब एक आवश्यक बुराई की तरह समाज में उपलब्ध है। लेकिन अब छोड़ो सर, वो कह के गए सुरीला कुछ करने के लिए व्यास जी, अब कहाँ आप अब तो उधर चले गए। नहीं, क्या क्योंकि क्राइम और सिनेमा की बात हो रही सर थी, कुछ इश्क विश्क की बात करो संजीव। मैं सर से ही पूछता हूँ, सर आप इश्क पे जाना चाहेंगे या थ्रिलर पे जाना चाहेंगे? जहाँ आपका दिल करे। देखिए जो एक तो मीडियम है, आनंद जी जो बातें कह रहे हैं ना, वो बातों में एक सच्चाई है, लेकिन जो ये भस्मासुर बन चुका है, अब आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सरकार के लिए मुसीबत है, क्योंकि देखिए OTT जो है बहुत ही पर्सनलाइज मीडियम कहलाता है। ये वो टेलीविज़न नहीं है जब एक कमरे के अंदर बैठ के 5 लोगों का परिवार या 15 लोग बैठ के TV देखा करते थे। अब बहुत ही पर्सनलाइज मीडियम है और यहाँ हर तरीके का कंटेंट। आप इंडियन कंटेंट रोक लेंगे, विदेशी कंटेंट का क्या करेंगे? लेडी चैटरलीज लवर करके अभी आई है ना, वो फिल्म आप देख लीजिए, आप इंडिया में उसको बना भी नहीं पाएंगे।
ऐसे बहुत सारे उसको तो content सर हैं। नेहरू जी ने बैन किया था। है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो आप बना भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस वक्त चल रही है। ललिता आ चुकी है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। आप इंटरनेशनल आ जाता है, ये एक भस्म आ चुकी है, क्योंकि पर्सनलाइज मीडिया में हर आदमी के हिसाब से। अब मुझे नहीं मालूम बाकी छोटे शहरों का, क्योंकि मैं तो अब 30 साल से बड़े शहर में रह रहा हूँ। हमारे हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, बच्चे का टीवी अलग है, माँ का टीवी अलग है, बाप का टीवी अलग है, सबका टीवी अलग अलग है, सब अपना अपना कंटेंट देख रहे हैं उसके अंदर। तो एक अलग दुनिया है। ठीक है, बहुत दिनों से बात हो रही है कि भाई कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो अंकुश होना चाहिए, किस तरीके का। लेकिन बात भाषा से शुरू हुई थी जी, है ना, जो हम भाषा की बात कर रहे थे। हाँ, ये वही है, देखिए कि पब्लिक क्या मांग रही है। वो भाषा अगर आप मिर्ज़ापुर देखते हैं या गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं, वो भाषा टीवी पर इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि टीवी पे घर देख रहा है, लेकिन हम सड़क चलते गली मोहल्ले में वो भाषा लोगों को बोलते देखते सुनते हैं, वहाँ हमें मंजूर है। लेकिन जब हमारे टीवी पर आ जाती है तो हमको प्रॉब्लम होती है। क्यों? मैं बड़ा हुआ छोटे से शहर में, बरेली में, हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, हर दूसरा लफ्ज़ वो गाली से बात करते थे। अपनी पत्नी को भी वही गाली दे रहे होते, अपने बेटे को भी और अपनी बेटी को भी। वो उनके मुंह से गालियों के बगैर उनको कोई टोकता, अब हम इसमें क्या है यार, ये तो बोलने की बात है, हम गाली थोड़ी दे रहे हैं किसी को। अरे भाई, लेकिन आप गाली दे रहे हो। तो ये सड़क चलते आप रिक्शे में चले जा रहे हो, कहीं चले जा रहे हो, भीड़ भड़का हो, आप देखिए कितना बेलगाम गालियाँ लोग देते हैं। यूपी में तो देते हैं, मैं तो यूपी में पला बढ़ा हूँ, वहाँ बेसब गालियाँ ही निकलती हैं मुझे, हर दूसरा आदमी गाली दे के बात करता है। तो लेकिन जब वो टीवी पर आ जाता है तो हमको लगता है, मैं नहीं देखता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ना मैंने मिर्ज़ापुर देखी है, ना मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है। 5 मिनट देखने की कोशिश की थी, मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे गालियाँ खुद अच्छी नहीं लगती। लेकिन दोनों चीज़ों में मैं भेद नहीं कर सकता कि समाज में तो वो चीज़ चलती रहेगी, लेकिन जब वो टीवी पर आती है तो उससे हमको प्रॉब्लम होती है। ये है मेरा उसके ऊपर अपना। मैंने किताबों में एक भी गाली नहीं लिखी, 4 किताबों में एक भी गाली का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, और 4 किताबें कंप्लीट कर ली, और चारों किताबें जो है ठीक ठाक चली गई हैं। अच्छी चल रही है सर। 5वीं कविता की आ रही है आपकी कोई? नहीं नहीं, मेरी कविता की कोई किताब नहीं आ रही। मैं कवि नहीं हूँ, ना मुझे कविता की समझ है। मैं कविता पढ़ता हूँ, कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, दुनिया के सामने रख देता हूँ, नहीं, जैसे मैं इतनी ही समझ है। पिशाच में स्वामी गजानन पढ़ते हैं कि भूख रोटी की, भूख बोटी की। ये मेरी नहीं है, हाँ, ये मैंने नीचे पीछे जो आभार व्यक्त किया है उसमें लिखा है। ये सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की कविता थी, जिनका कोविड में इंतकाल हो गया। हमारे साथ सत्येंद्र काम किया करते थे। ये कविता उनकी है। सत्येंद्र की कविता है, ये मैंने पढ़ी तो मुझे ये लगा कि पिछले 1-1.5 बरस से मैं सुन रहा हूँ संजीव पालीवाल जी कविता साहित्य तक में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कवियों की कविताएं पढ़ रहे हैं, अपनी क्राइम थ्रिलर में लिख रहे हैं। तो कहीं अगली किताब कविता की तो नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे नहीं आती। ये यचीन जी बैठे हैं, यही कविता लिख सकते हैं, मेरे बस का तो है नहीं कविता लिखना। हाँ, अभी इनकी एक बड़ी अच्छी किताब आई है जी। तो अब मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ कि नैना उपन्यास जो पहला आपने लिखा, और ये कोविड के टाइम में लिखा? नहीं, वो प्री कोविड लिखा था, लेकिन जब वो रिलीज हुआ फरवरी में, उसी साल कोविड आ गया, साल 2020 में। वो कैसे दिमाग में आया कि आपको नॉवेल लिखना है और क्राइम थ्रिलर ही लिखना है? ये बैठे हुए हैं यहाँ, इनको मैं बहुत कहानियाँ सुनाया करता था। हमारा इनके साथ काम करने का सिलसिला शुरू हुआ 2005 में। ये साहित्यिक आदमी है, बहुत साहित्य की बातें, लेख लिखना, आलोचना, तो बहुत बड़े आलोचक हैं। तो दिन भर ये वही सब बातें किया करते थे, नामवर सिंह जी के बारे में, निर्मल वर्मा जी के बारे में, तमाम लोगों के बारे में। मैं क्राइम पढ़ने वाला आदमी, पूरी दुनिया का क्राइम पढ़ता हूँ मैं। और मैं इनसे कहता था, कुछ घटना हो जाती, मैं कहता यार इस पे उपन्यास लिखना चाहता हूँ मैं। तो कहते थे लिखिए ना, लिखिए। ये तो यही कहते थे लिखिए, लेकिन मैं कभी लिख नहीं पाया। तो इन लोगों ने, फिर मेरे कुछ दोस्त और हैं इनके साथ, सब ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अरे यार ये बातें करते हैं, इनके पास कहानियाँ बहुत होती हैं, लिखते विखते नहीं हैं। तो बात ऐसे ही होती चली गई। एक दिन 2019 में जून जुलाई की बात होगी, या और थोड़ा पहले की बात होगी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले कोई एक क्राइम राइटर बताइए। मैंने कहा क्यों, क्राइम राइटर क्यों चाहिए? बोले स्कॉटलैंड में ब्लडी स्कॉटलैंड करके एक फेस्टिवल होता है, दुनिया भर के क्राइम राइटर्स वहाँ आते हैं, वहाँ इंडिया के किसी को भेजना है। तो मैंने पूछा कब भेजना है? इन्होंने कुछ बताया, अक्टूबर या नवंबर। मैंने कहा मैं लिख दूँ? बोले लिख दीजिए। वो बात हमारी आई गई हो गई, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, यार ये तो ठीक बात है, ब्लडी स्कॉटलैंड में जाने का मौका मिलेगा तो क्यों ना एक नॉवेल लिख ही दूँ। इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मैं न्यूज़ रूम में बैठता हूँ, टीवी का न्यूज़ रूम है,
और हमारे जो एंकर्स हैं वो सारे बड़े स्टार हैं आज की तारीख में। हर एंकर का स्टार है, उसकी अपनी फॉलोइंग है। तो उस दिन एक एंकर को लेके बहुत हंगामा मचा हुआ था सोशल मीडिया पर। उनको धमकी वमकी आ रही थी। कुछ दिनों पहले उनको प्रधानमंत्री ने फॉलो भी किया था, वो भी न्यूज़ बनी थी। अचानक मेरे दिमाग में आया, मान लीजिए इस एंकर को कुछ हो जाए तो क्या होगा। और वहीं बैठे बैठे मैंने वो उपन्यास लिखना शुरू किया जिसका नाम है नैना। और वो 3 या 4 महीने में पूरा हो गया। और वो उपन्यास फिर मैंने इन्हें भेजा। मैंने कहा ये लो भैया, ये उपन्यास हो गया जिसके लिए 10-15 साल से हम कोशिश कर रहे थे। अब आप जानिए, आपका काम जाने। तो इन्होंने ही वो उपन्यास छपवाया। यही उसके पहले पाठक थे, दूसरे पाठक थे, और इन्होंने पढ़ा, फिर आगे बढ़ाया, वो छप के आया। तो ये है उस नैना उपन्यास की कहानी। एक बार जोरदार इनके लिए दोनों तालियां लोगों हो के जाएं। लिए। इन्होंने इस देश को एक क्राइम लेखक दे दिया, इनके तानों ने और इनके छपवाने ने। और एक अभी जो मुंबई नाइट्स आपकी हाँ जी। नया थ्रिलर आया है, मुंबई नाइट्स किस पर बेस्ड है? देखिए, मैं क्योंकि न्यूज़ का आदमी हूँ, मेरी सारी कहानियाँ न्यूज़ से आती हैं। नैना के बाद मैंने पिशाच लिखा। पिशाच की कहानी भी मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी। उस फेसबुक पोस्ट को पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई कि ये कहानी होगी और यहाँ से प्लॉट स्टार्ट होगा। वो कहानी आई। ये इश्क नहीं आसा तीसरा नॉवल था। वो कहानी भी फेसबुक से आई। जो उसका पहला सीन है, वो पहला सीन मेरे साथ हुआ। किसी ने मुझे उतने गुस्से भरी चिट्ठी लिखी मेरी एक स्टोरी देख के। मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे कहानियाँ भी सुनाता हूँ। तो मैंने एक कहानी अपनी लिखी थी, वो कहानी सुनाई। उस कहानी पे गुस्से में किसी ने मुझे 15-20 मैसेजेस एक झटके में भेज दिए थे। वो जब उसने मैसेज मुझे भेजे, मेरा उसके साथ संवाद हुआ, तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छी कहानी डेवलप हो सकती है, एक रोमांटिक कहानी। उसको मैंने ये इश्क नहीं आसा में तब्दील किया। अब आपने मुंबई नाइट्स की बात की, तो मुंबई नाइट्स की कहानी, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसकी मौत हुई, पूरे देश में हंगामा मच रहा था। हर कोई ये जानना चाहता था मौत कैसे हुई। किसी को ये यकीन नहीं था कि उसने आत्महत्या की है। हर कोई ये मानता था कि हत्या हुई है। टीवी चैनलों पे भी यही चल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड को लेके उसका जीना हराम कर रखा था सबने। सबको लगता था यही हत्यारे ने, इसी ने मार दिया। मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि चलो, सुशांत सिंह राजपूत का केस तो अपनी जगह है। मान लो अगर मैं इस कहानी को लिखूं तो कैसे लिखूंगा। वहीं से मेरे दिमाग में आया और मैंने वो कहानी करीब 20-25 हज़ार शब्द उसी वक्त लिख दिए थे। आई थिंक 2001 की बात है वो। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका अंत कैसे करूंगा। मैं इसको हत्या लिखूं या आत्महत्या लिखूं, या वो वजह क्या होगी हर किसी की जिंदगी में, वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा जिसकी वजह से हत्या या आत्महत्या हुई होगी। अब मैं वहाँ फंस गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास एक आइडिया था, लेकिन वो आइडिया मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत ओवर द टॉप हो जाएगा। लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लोग यकीन करेंगे या नहीं। देखिए, क्राइम फिक्शन का एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो अविश्वसनीय होते हुए भी विश्वसनीय होना चाहिए। इंसान को भरोसा हो, हाँ ये हो सकता है, संभव है। 3 साल तक फिर मैं कुछ लिख नहीं पाया उसको। अभी पिछले साल मुझे लगा नहीं, जो मैंने पहला आइडिया सोचा था मैं उसी को कंप्लीट करता हूं, और वही मैंने कंप्लीट किया। वो पूरी तरीके से फिर अभी अक्टूबर में आप सबके सामने आया, और जो आज की तारीख में माशाल्लाह आप सबकी दुआओं का असर है कि ठीक ठाक चल रहा है। बहुत अच्छी चल रही है सर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, फिर मैं आप लोगों के पास जाऊँगा, क्योंकि समय इतना कम दिया है सर आप लोगों से बात करने के लिए। आप अभी एक नई देता किताब, कौन है समय सर, बुलाया जाए उनको। एक नई किताब जिस पे आप काम कर रहे हैं सर, सुपरस्टार सेल्फी से, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार जिक्र कर दें, फिर मैं आप लोगों माइक उधर पहुंचाएंगे तो मैं कुछ सवाल ले लूंगा सर। मैं बोलना तो चाहता था, लेकिन यतीन जी बातों में मशरूफ हैं, तो बोल के फायदा क्या है, ये बताइए। तो आप हमसे मुखातिब होइए, आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं? सवाल कहा गया मौका। हाँ बिल्कुल, आप शुरू करिए। मुझे संजीव पालीवाल जी से एक सवाल करना है, एक सुझाव देना है। सवाल बाद में, पहले सुझाव ये है कि आपने 4 बढ़िया थ्रिलर लिखे, साहित्यिक हत्याओं पे, साहित्यिक मर्डर्स पे भी एक थ्रिलर बनाइए, नए नॉवल का प्लॉट। आपने पिशाच पढ़ा नहीं है, हाँ, वरना मैं आप पढ़ा ये सवाल है, करते नहीं। लेकिन आज का वो पिशाच से आगे चला गया है मामला। तो एक तो ये थ्रिलर करना चाहिए। राजकुमार आपको के बारे में तो कुछ नहीं लिखना होगा ना मुझे उसमें। नहीं, आप राजकुमार को भी पीट सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किताब हिट होनी चाहिए। और दूसरा, आप राजमहल में हत्या। हाँ,
दूसरा, आप इतने प्यार से, इतनी सेंसिबिलिटी, सेंसुअसनेस के साथ इतनी लव पोएम्स पढ़ते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग की कविताएं भी उसमें शाया हों। किसी ने आपको कोई प्रेम कविता लिख के कभी इनबॉक्स किया? इसके बाद ईमानदारी से जवाब। मुझे बहुत सारी कविताएं आती हैं, बता सीरियसली बता तो बहुत तू सारी हाल आती का- है मुझे। क्या वो शेर है ना एक सर, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी। बेखुदी बेसबब नहीं नहीं, गालिब, लेकिन- कुछ तो है जिसकी लेकिन पर्दादारी कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें बिना नेम ड्रॉपिंग के? ऐसे अनुभव सार्वजनिक रूप से साझा किए जाते हैं, कैसी अरे तो बात काहे कर को रहे हैं आप? प्रेम कविता बांट रहे हैं पूरे देश भर में? बताना पड़ेगा, जनता नहीं, जानना चाहती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे प्रेम निवेदन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, है ना। लोग तरह तरह की बातें करना चाहते हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझ में क्या है, कि लोग मेरे साथ खुल जाते हैं, बहुत सारी अपनी बातें कह जाते हैं। जब मैं एक प्रेम कविताएं सुनाता हूँ ना, तो निर्मल वर्मा ने कहा था कि छोटे शहर की अपनी दराजें होती हैं, ज़रा सा खींचो तो बहुत कुछ बाहर आ जाता है। मैंने ये महसूस किया, मैं क्योंकि प्रेम कविताएं जब से पढ़ने लगा हूँ, अगर मैं किसी से प्यार से 2 घड़ी बात कर लेता हूँ, वो अपना इतना कुछ सुना जाते हैं, तो फिर मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ कि अब मैं इसका जवाब क्या दूँ। जो मैं कहता हूँ ना, मैं साहित्यिक आदमी नहीं हूँ, मेरे पास वो शब्दावली नहीं है कवियों वाली। मैं क्राइम तो लिख लेता हूँ, लेकिन वो मोहब्बत की चाशनी में लिपटे हुए शब्द नहीं होते मेरे पास, जिससे मैं किसी को रिझा सकूँ। मैं तो दूसरों के शब्द पढ़ पढ़ के सुना के जो है रिझा ले रहा हूँ, लेकिन जब अपना सामने बात करने पे आता हूँ तो फंस जाता हूँ वहाँ पे। तो फिर मैं सुनता रहता हूँ, फिर लेकिन वो सुनने में भी कई बार आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। अब आप सुनते रहिए, हाँ जी, हाँ। बहुत तो मेरा धन्यवाद। सिलसिला यही चलता है। अनंत जी से एक कृपया- सवाल। सुनो, सुना जाते हैं को कृपया सुना जाती ही समझा जाए। सही है। अनंत जी से एक सवाल कि मार्क्सवाद का अर्ध सत्य का सीक्वल कब आएगा? अब मार्क्सवाद के अर्ध सत्य या मार्क्सवाद के पूर्ण सत्य की आवश्यकता इस देश को है क्या? इस देश को लेकिन अब- वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है आपकी। बहुत धन्यवाद आपका, पर मुझे लगता नहीं है कि अब- उन्नति जी कुछ कह रही। मैं भी यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी किताब है और वो बुक हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। हमेशा रिकमेंड करती हूँ उस किताब को। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मार्क्सवादियों को अब किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, वो स्वतः पूर्ण हो चुके हैं और उनकी पूर्णता में किसी आहुति की आवश्यकता अब है नहीं। अब मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है, तो अब ओनली वन क्वेश्चन। जी। सर, मेरा नाम निधि जोशी है और मुझे साहित्य पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन जब मैं साहित्य पढ़ती हूँ तो डिस्कशन करने वाला कोई और युवा नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे जो युवा वर्ग हैं वो OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। तो सर, ऐसा क्या करें कि जो बाकी के जो लोग हैं उनका रुझान साहित्य की तरफ हो? मेरी किताबें पढ़ें। मैं यही बोल सकता हूँ सबको, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के लिए लिखता हूँ जो OTT प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है, हमारी एक ग्रोथ होती है। छोटे बच्चे को आप अगर कहेंगे कि बेटा ये भारी भरकम साहित्य की किताबें पढ़ो, तो कैसे पढ़ेगा? हम क्या पढ़ते थे? हम राजन इकबाल और SC बेदी की किताबें, राजन इकबाल सीरीज आती थी, छोटे बच्चे थे वो केस सॉल्व करते थे, हमने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। आजकल के बच्चों के लिए उस तरीके की किताबें तो है नहीं, वो क्या करते, फिर OTT सीरीज़ पे चले जाते हैं। तो मैं उस तरीके की किताबें लिखता हूँ जो खालिस मनोरंजन होता है, क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, आपके लिए एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलता है जो आपकी अभी अनजानी है, और वो आपको प्रेरित करता है कि कुछ और पढ़े। तो धीरे धीरे जैसे आप पहले 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर PhD करते हैं, तो सीधा साहित्य हर किसी के बस का नहीं होता। आप पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ती रहिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए सलाह है धीरे धीरे हल्की फुल्की कविताएं भी पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, धीरे धीरे वो भी साहित्य की तरफ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों को एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा श्री अनंत विजय जी का और संजीव पालीवाल सर का स्वागत करें। आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू लिट चौक, थैंक यू इंदौर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को कि इतने 1 घंटे तक झेला हम लोगों को, क्योंकि व्यास जी कह के गए थे कि ये सुरीला सत्र नहीं होगा या कम सुरीला होगा, कुछ ऐसा आपने कहा था। तो यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र जैसे सुरीले तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग तथ्यों वाले आदमी हैं, ये कथ्य वाले आदमी हैं। तो आपने तथ्य को इतने समय तक झेला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी।